हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम संडे को डिस्कस करने वाले हैं वीकली बैंकिंग करेंट अफेयर्स। मॉर्निंग 9 एम पर हमने डिस्कशन किया था नॉर्मल जो हमारे वीकली करेंट अफेयर्स थे, मतलब पूरे हफ्ते के सभी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स वन लाइनर फॉर्मेट में, और 80 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हमने मॉर्निंग में डिस्कस किए थे। अब बारी आती है बैंकिंग के एस्पिरेंट के लिए, क्योंकि एसबीआई एग्जामिनेशन होने वाला है और अदर एग्जाम्स भी आपके होने वाले हैं, तो सभी में जनरल अवेयरनेस आती है, करंट अफेयर्स आता है। तो आज के इस वीडियो में हम मार्च मंथ का सेकेंड वीक, मतलब 9th ऑफ मार्च से लेकर 15th ऑफ मार्च तक, अगर कोई भी बैंकिंग इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है, कोई भी बैंक न्यूज में है, मतलब जितनी भी इंपॉर्टेंट बैंकिंग सेगमेंट की न्यूज है वो हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। और डेफिनेटली आपको ये न्यूज आपके आने वाले, चाहे वो आरबीआई एग्जामिनेशन है, एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, सभी एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा। तो आप चाहो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लिंक को शेयर भी कर सकते हो, पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और ऑब्वियस सी बात है लाइक बटन पे तो क्लिक करना ही है। ओके, तो टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्लियर हो चुका है। आज हमें बैंकिंग वीकली करंट अफेयर्स पे बात करनी है। आइए स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट न्यूज। क्लियर? सो फर्स्ट न्यूज क्या है हमारे पास, लेट्स सी। तो सबसे पहले एक होमवर्क से शुरुआत करेंगे। ठीक है, होमवर्क देना बड़ा जरूरी हो जाता है जब आपका एग्जाम बहुत नजदीक हो। तो यहाँ पे एक छोटा सा प्यारा सा होमवर्क है, एसबीआई की रिगार्डिंग है। एसबीआई इन न्यूज, एसबीआई से संबंधित जितनी भी उसकी सब्सिडरी हैं, ज्वाइंट वेंचर्स हैं, एसबीआई बैंक है, तो उससे संबंधित आपको सभी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट जो रिसेंटली हुई हैं या जो पर्सन भी न्यूज में है, वो आपको याद करनी है। ये आपका आज का होमवर्क है और आज के आज आपको ये याद करना है, क्योंकि जनरली बैंकिंग सेगमेंट में मैंने जो देखा है कि जो आपके अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन आते हैं तो वो बैंकिंग सेगमेंट की ही इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट ज्यादातर पूछते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि दूसरी अपॉइंटमेंट नहीं आती, डेफिनेटली आती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द चांसेस होते हैं, प्रोबेबिलिटी होती है कि आपको बैंकिंग सेक्टर की अपॉइंटमेंट पूछी जाए। जैसे कि एक दो इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स मैं आपको बता रही हूँ। एसबीआई के चेयरमैन, इनका नाम आपको याद होना ही चाहिए। एसबीआई कार्ड पेमेंट में रिसेंटली सलीला पांडे को अपॉइंट किया है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, नवीन चंद्र झा के बारे में पता होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, आप इनको याद कर लीजिएगा। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बाकी मैं आपको सजेस्ट करूंगी पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद फ्री नोट्स वाले सेगमेंट में जाना और वहां पर वीकली करंट अफेयर्स और वीकली बैंकिंग करंट अफेयर्स की ये जो पीडीएफ है अवेलेबल होती हैं, तो आप इनको डाउनलोड कर सकते हो और नोट्स बना सकते हो। चलिए स्टार्ट करेंगे विथ फर्स्ट न्यूज। पहली न्यूज है, एलआईसी रैंक्ड वर्ल्ड थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड। वर्ल्ड का तीसरे नंबर का स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड कौन सा बन चुका है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हम शॉर्ट में एलआईसी कहते हैं। एलआईसी का जो स्कोर है आउट ऑफ 100, आप देख सकते हैं 88 जो है वो एलआईसी का स्कोर आपको देखने को मिलेगा आउट ऑफ 100। ये जो रिपोर्ट है वो ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस ने रिलीज की है, जिसमें वर्ल्ड की टॉप 100 इंश्योरेंस कंपनी की रैंकिंग की गई है एज पर देयर ब्रांड वैल्यूएशन। ठीक है, टॉप पर आपको पोलैंड की कंपनी देखने को मिलेगी जिसका नाम है पीजेडयू। इसका स्कोर आप देख सकते हैं आउट ऑफ 100 94.4 है। सेकेंड नंबर पे चाइना की लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिसका स्कोर 93.5 है। और थर्ड नंबर पे एलआईसी है जो कि वर्ल्ड का थर्ड नंबर का स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड है। ठीक है, और इसका स्कोर 88 आपको मिल जाएगा। तो जैसे कि मैंने कहा कि ब्रांड फाइनेंस ने टॉप 100 इंश्योरेंस कंपनी की लिस्ट निकाली है, इसमें टॉप 3 में एलआईसी है। टॉप 100 में आपको एक और कंपनी भारत की देखने को मिलेगी जिसका नाम है एसबीआई लाइफ। एसबीआई लाइफ इज द ओनली अदर इंडियन इंश्योरेंस कंपनी इन द टॉप 100, और एसबीआई लाइफ की जो रैंकिंग है वो 76 पोजीशन पे आपको मिल जाएगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, फिर ब्रांड फाइनेंस आईटी सर्विसेज 2025 रैंकिंग पब्लिश की गई। दुनिया भर की जो आईटी कंपनीज हैं, तो टॉप 25 आईटी कंपनीज की रैंकिंग की गई है। ठीक है, और इसमें पता चल रहा है कि सबसे जो मोस्ट वैल्यूएबल आईटी सर्विसेज कंपनी है वो है आपकी असेंचर। असेंचर अमेरिका की कंपनी है और इसका ब्रांड वैल्यूएशन 41.50 बिलियन डॉलर है, और ये अमेरिका की कंपनी है। सेवंथ कॉन्जिक्यूटिव ईयर आपको टॉप पर देखने को मिल जाएगी। सेकेंड नंबर पे इंडियन कंपनी है टीसीएस, और थर्ड नंबर पे भी इंडियन कंपनी है जिसका नाम है इन्फोसिस। ठीक है, अगर हम टॉप 25 आईटी कंपनीज के बारे में बात करें तो टॉप 25 आईटी कंपनीज की जो ब्रांड वैल्यूएशन है वो 163 बिलियन डॉलर आपको देखने को मिल जाएगी। पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम टॉप 25 में एंट्री हुई है हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी की।
हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी की एंट्री पहली बार हुई है और ये 24th पोजीशन पे आपको मिल जाएगा। अदर इंडियन आईटी ब्रांड इन द ग्लोबल रैंकिंग अगर आप देखेंगे तो देखो, सेकंड नंबर पे आपने देखा टीसीएस है, थर्ड नंबर पे इन्फोसिस है, एट्थ पोजीशन पे विप्रो, नाइन्थ पर एचसीएल, 12th पे टेक महिंद्रा, 15th पे एलटीआई, माइंडट्री और 24वें नंबर पे हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी है। पहली बार हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी की एंट्री टॉप 25 आईटी सर्विसेज कंपनी में हुई है। बात क्लियर हो गई है? डन इतनी चीजें? वन सेकेंड। ठीक, चलिए नेक्स्ट कहानी को समझते हैं। HDFC बैंक लॉन्च प्रोजेक्ट HAKK टू सपोर्ट इंडियन एयरफोर्स बैटनर। तो यहाँ से आपको एब्रीविएशन से क्वेश्चन बन सकता है कि HAFF का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, एब्रीविएशन से क्वेश्चन बनने की चांसेस बहुत बहुत ज्यादा हैं, तो सबसे पहले हम उसी पे बात करेंगे। तो HDFC बैंक ने लॉन्च किया है हवाई अनुभवी कल्याण केंद्र। हवाई अनुभवी कल्याण केंद्र जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, सर्विसेज प्रोवाइड करेगा इंडियन एयरफोर्स के पर्सनल को, बैटनर और पेंशनर्स को और उनकी फैमिलीज को। ठीक है, यहाँ पे बैंक का जो कोलैबोरेशन हुआ है वो CSC एकेडमी के साथ हुआ है। स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग भी, फाइनेंशियल जो अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं उनके रिगार्डिंग ट्रेनिंग भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है जी। अगर बात करें HDFC बैंक के बारे में, इसका फॉर्मेशन 1994 में हुआ था। हसमुख भाई पारेख आपको फाउंडर देखने को मिल जाएंगे। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। MD एंड CEO कौन है? शशिधर जगदीशन है। चेयरमैन का नाम अतानु चक्रवर्ती आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। रुपी 112 लॉन्च इंडियाज फर्स्ट फुली ऑटोमेटेड व्हाट्सएप लोन डिसबर्सल। अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है और आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो आपके अकाउंट से लिंक है, अगर आप अपने उस नंबर से व्हाट्सएप से मैसेज करते हैं तो आपको यहाँ पे क्या प्रोवाइड किया जाएगा? लोन। वो भी छोटा मोटा नहीं, 5,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का लोन आपको मिल जाएगा यूजिंग द रुपी 112। रुपी 112 के फाउंडर आपको दिखाई दे रहे हैं जिनका नाम है विकास गोयल। रुपी 112 एक गुड़गांव बेस्ड फिनटेक फर्म है, स्टार्टअप है और ये इंडिया की पहली फुली ऑटोमेटेड लोन डिसबर्सल कंपनी बन चुकी है बाया व्हाट्सएप। ठीक है, जिसमें सैलरीड प्रोफेशनल जो है वो इंस्टेंट सिक्योर लोन को एक्वायर कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पे कंप्लीटली पेपरलेस वर्क है, आपको बस व्हाट्सएप से नंबर यहाँ पर भेजना है कि हमें लोन की रिक्वायरमेंट है और 5,000 से 1 लाख रुपए तक का आपको लोन यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पेटीएम इंट्रोड्यूस यूपीआई ट्रेडिंग ब्लॉक विथ ऑटो पेमेंट फ्रॉम द बैंक अकाउंट। अब देखिए समटाइम्स क्या होता है, जैसे कि एक होता है आपका नॉर्मल सेविंग अकाउंट XYZ, आपका किसी बैंक में सेविंग अकाउंट है, और दूसरा आप खोलते हैं डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट, राइट? जहां से आप क्या करते हो? शेयर मार्केट से शेयर्स को खरीदते हो, बेचते हो। यस और नो? बिल्कुल, डेफिनेटली यस। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, आपको शेयर मार्केट से शेयर्स खरीदने, तो ऑब्वियस सी बात है पैसे की जरूरत तो होगी। तो हम क्या करते हैं? अपने सेविंग अकाउंट से पैसा कहां पर भेजते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में भेजते हैं, जब हम शेयर्स को परचेज करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। जब हम सेविंग अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा भेजते हैं तो आपको एक पिन की रिक्वायरमेंट भी होती है, करेक्ट है? तो यहाँ पर पेटीएम ने एक नया फीचर लॉन्च किया है। क्या फीचर लॉन्च किया है? जब आपकी ट्रांजेक्शन, जब आपकी ट्रेडिंग कंप्लीट हो जाएगी, तब आपके सेविंग अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में ऑटोमेटिकली पैसा चला जाएगा। तब तक के लिए आप सेविंग अकाउंट में पैसे को ब्लॉक कर सकते हो। मैं चाहती हूँ कि मैं 10,000 रुपए अपने सेविंग अकाउंट में ब्लॉक कर लूं, जिसका इस्तेमाल मैं किस लिए करूंगी? ट्रेडिंग के लिए। जब मेरी ट्रेडिंग सक्सेसफुल हो जाएगी तो ये 10,000 रुपए का जो अमाउंट मैंने ब्लॉक किया है वो ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा। जब तक ये 10,000 रुपए जो मैंने ब्लॉक किए हैं वो सेविंग अकाउंट में है, इस पर मुझे इंटरेस्ट भी मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये फीचर लॉन्च किया है पेटीएम ने। पेटीएम हैज लॉन्च न्यू फीचर इन पेटीएम यूपीआई कॉल्ड यूपीआई ट्रेडिंग ब्लॉक, जिसको सिंगल ब्लॉक मल्टीपल डेबिट्स के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होगा? ऑटोमेटिकली पेमेंट जो है वो डायरेक्टली फ्रॉम बैंक अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। इसमें हम क्या कर सकते हैं? इन्वेस्टर अपने पैसे को ब्लॉक कर सकते हैं अपने अकाउंट में, इंस्टीड ऑफ ट्रांसफरिंग लार्ज अमाउंट टू ब्रोकर एप्लीकेशन इन एडवांस। ये सेफ भी होगा, कन्वीनियंट भी होगा, बार बार पिन की रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी, और जब तक आपके अकाउंट में पैसा होगा तो आपको यहाँ पर इंटरेस्ट भी मिलेगा। द फीचर एलिमिनेट द नीड ऑफ रिपीटेड यूपीआई पिन, जैसा कि मैंने मेंशन आपके साथ किया है। क्लियर है? नेक्स्ट है सेबी टोटल इनकम राइजेस 48% टू 2075 करोड़ रुपीस इन 23-24। अब यहाँ पे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में बात हो रही है, जो कि कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है।
सेबी की जो इनकम है वो इंक्रीज हुई है 48%, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। और सेबी की जो इनकम है 23-24 में वो 2075 करोड़ रुपीस आपको देखने को मिल जाएगी। मैक्सिमम सेबी को जो इनकम हुई है वो फीस से हुई है और सब्सक्रिप्शन से आपको देखने को मिलेगी। ये बात यहाँ पे मेंशन है। फीस से जो इनकम है वो इंक्रीज हुई है, आप देख सकते हैं पहले 1200 करोड़ थी, इंक्रीज होके 1851 करोड़ आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा सेबी का जो टोटल एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है, वो भी इंक्रीज हुआ है 851 करोड़ से, ये 1000 करोड़ रुपीज आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, फॉर द फर्स्ट टाइम फेडरल बैंक ने अपॉइंट किया है विद्या बालन को अपना ब्रांड एम्बेसडर। फेडरल बैंक हैज अपॉइंटेड एक्टर विद्या बालन इट्स फर्स्ट एवर ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, तो ये पहली बार ऐसा हुआ है। फेडरल बैंक का फॉर्मेशन 1931 में हुआ था। इसके फाउंडर केपी हॉर्मिस है। हेडक्वार्टर कोची केरला में है और एमडी एंड सीईओ अभी कौन है? केबीएस मनियन आपको देखने को मिल जाएंगे। आप यहाँ पर वापस से ये जो स्क्रीन दिख रही है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, और वापस से रिपीट कर सकते हो। नंबर ऑफ जो एम्बेसडर अलग अलग कंपनी के अपॉइंट हुए हैं, बाकी पीडीएफ में सारी इंफॉर्मेशन होगी, तो पीडीएफ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि दिलजीत दोसांझ को रिसेंटली डेनिम ब्रांड लिवाइस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बाकी सारे ब्रांड एम्बेसडर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए फर्दर हम डिस्कशन करेंगे। अभी तो बहुत सारी बातें बाकी हैं, बहुत सारी न्यूज हमें डिस्कस करनी है। उसके पहले मैं बताना चाहती हूँ कि जो फरवरी मंथ है, फरवरी मंथ की बैंकिंग करंट अफेयर्स मैगजीन, जिसमें फरवरी मंथ की सभी इंपॉर्टेंट बैंकिंग न्यूज और बैंकिंग न्यूज पर बेस्ड 100 एमसीक्यू, ये आपको देखने को मिल जाएगा पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे। इसके अलावा फरवरी मंथ की कंप्लीट मैगजीन और फरवरी मंथ की 300 एमसीक्यू और वन लाइनर की मैगजीन भी आपको अवेलेबल मिल जाएगी पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन में। आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंटेबल फॉर्मेट में अवेलेबल है। फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट है, फाइनेंस मिनिस्ट्री नोटिफाई जीरो कूपन बॉन्ड फॉर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो जीरो कूपन बॉन्ड यहाँ पर परमिशन दे दी है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। ठीक है, तो जीरो कूपन बॉन्ड मैंने आपको पहले भी डेली करंट अफेयर्स में बताए थे, एक बार वापस से रिपीट कर देती हूँ कि जीरो कूपन बॉन्ड क्या होते हैं। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि बॉन्ड क्या होते हैं। तो बॉन्ड आपका क्या होता है? एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है। बॉन्ड कौन इशू करते हैं? अलग अलग प्राइवेट कंपनी, कॉर्पोरेट्स, गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है जब उनको फंड की रिक्वायरमेंट होती है। बॉन्ड के बदले में वो फंड को रेज करती हैं और उसका उपयोग इन्वेस्टमेंट में करती हैं। और बॉन्ड का एक लिमिटेड पीरियड होता है, मैच्योरिटी पीरियड, और जब बॉन्ड मैच्योर हो जाते हैं तो आपको अच्छा खासा अमाउंट यहाँ पर मिल जाता है। साथ ही साथ इस पे इंटरेस्ट रेट भी आपको देखने को मिलता है। लेकिन जो जीरो कूपन बॉन्ड होते हैं ये भी एक प्रकार के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन इसमें पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट आपको नहीं मिलता। हमेशा जो जीरो कूपन बॉन्ड होते हैं वो आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे होते हैं। डिस्काउंटेड प्राइस में आप इसको खरीदते हैं और जब आप इसको रिडीम करते हैं मैच्योरिटी होने पर तो फेस वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो जो डिफरेंस होता है इशू प्राइस में और फेस प्राइस में, वही इन्वेस्टर का प्रॉफिट होता है। फॉर एग्जाम्पल, जीरो कूपन बॉन्ड आया और ये आया 50 रुपए में, 50 रुपए इसका डिस्काउंटेड प्राइस है और इसकी फेस वैल्यू कितनी? 100 रुपीज है। तो 50 रुपए में आपने खरीदा, जब ये मैच्योर हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल मैच्योरिटी 1 साल की है, 1 साल बाद जब ये मैच्योर हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा? 100 रुपीज। तो ये जो डिफरेंस है यही तो इन्वेस्टर का प्रॉफिट है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर वही बातें हो रही हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने नोटिफाई किया है कि जीरो कूपन बॉन्ड को इशू करने की परमिशन है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को, और ये 10,000 करोड़ रुपए के जीरो कूपन बॉन्ड को इशू करने का काम करेगी। ये डिस्काउंटेड प्राइस पे इशू होंगे और जब मैच्योरिटी होने पर इसे रिडीम किया जाएगा तो फेस वैल्यू यहाँ पर मिलेगी। ये जो बॉन्ड है इशू करने की जो डेट दी है या डेडलाइन दी है वो 31 मार्च 2027 तक दी है और लगभग 121 मंथ इसकी आपको मैच्योरिटी देखने को मिल जाती है। ठीक है, बोला जा रहा है 50,000 रुपए पर यूनिट के ये बॉन्ड्स होंगे और इसकी फेस वैल्यू, ये डिस्काउंटेड प्राइस है, फेस वैल्यू कितनी होगी? 1 लाख रुपए होगी मैच्योरिटी होने पर। ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड 10 लाख बॉन्ड यहाँ पे इशू किए जाएंगे, ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। नेक्स्ट है, एसबीआई लॉन्च कोलेट्रल फ्री डिजिटल एसएमई लोन फॉर वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप। अब यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात हो रही है। तो हमारे देश में जो वीमेन एंटरप्रेन्योर हैं उनको लोन प्रोवाइड करने के लिए स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए कोलेट्रल फ्री लोन स्कीम की शुरुआत की है एसबीआई ने, जिसका नाम है एसबीआई अस्मिता। ठीक है, इसमें कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आपका जो जीएसटी नंबर है वो और आपकी जो भी क्रेडिट इंफॉर्मेशन है कंपनी के पास, वहां से इंफॉर्मेशन को लेकर आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कोई भी बिजनेस
छोटे मोटा जो लोन होता है या पैसे होते हैं उसकी वजह से रुके ना। ठीक है, इन्होंने एक नारी शक्ति प्लेटिनम डेबिट कार्ड की भी शुरुआत की है, जो कि महिलाओं के अलग अलग सेक्टर में अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए है। अब यहाँ पे अलग अलग इंश्योरेंस सेक्टर ने भी अभी कई सारे अलग अलग इनिशिएटिव को लॉन्च किया था, जैसे कि फोन पे ने अभी इंटरनेशनल वीमेंस डे हमने मनाया था ना 8 मार्च को, तो इन्होंने लॉन्च किया था इंश्योरिंग हीरोज। एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च किया है हवाई अनुभवी कल्याण केंद्र प्रोजेक्ट। आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने प्रू गिफ्ट सेलेक्ट को लॉन्च किया है फॉर गारंटी इनकम। चलिए नेक्स्ट कहानी को समझते हैं अबाउट द इरडई। इरडई ने रिलीज की है एनुअल क्लेम सेटलमेंट रेशियो डेटा इन हैंडबुक ऑन इंडिया इंश्योरेंस स्टैटिक 2023-24। तो बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपनी एक हैंडबुक पब्लिश की है 2023-24 पे। हमारे देश में जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर कंपनीज हो, इन्होंने कितना अमाउंट डिसबर्स किया है और इनका जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वो क्या है, तो वो सारी स्टैटिक्स यहाँ पे पब्लिश की है, जिससे स्टेक होल्डर, इन्वेस्टर, कंज्यूमर्स, हम और आपको इन्फॉर्मेशन हो सके कि हमें किस कंपनी की पॉलिसीज को लेनी है या कौन सी ऐसी कंपनी है जिनके क्लेम सेटलमेंट रेशियो ज्यादा अच्छे हैं। तो इस रिपोर्ट में यही सारी क्रूशियल इंसाइट्स आपको देखने को मिलेंगी अबाउट द क्लेम सेटलमेंट रेशियो, जो कि पॉलिसी मेकर्स को, स्टेक होल्डर्स को, कंज्यूमर्स को इन्फॉर्म करेगा अबाउट द रिलायबिलिटी एंड इफिशियंसी ऑफ डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया। क्लियर है? आइए हम सारी बातें करते हैं। तो सबसे पहली बात, ओवरऑल क्लेम सेटलमेंट रेशियो। तो 2023-24 में चाहे वो प्राइवेट कंपनीज हैं या फिर पब्लिक कंपनीज है, सभी को मिलाकर फिर ओवरऑल कैश क्लेम आपका हुआ है। ओवरऑल जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है, शायद इसके पहले मैंने कैश बोल दिया था, क्लेम जो सेटलमेंट रेशियो है विद इन 30 डेज अगर आप देखेंगे तो कितना है, 98.82% आपको देखने को मिल जाएगा। वही प्राइवेट कंपनी की अगर इंडिपेंडेंटली हम प्राइवेट कंपनीज की बात करें, तो प्राइवेट कंपनीज का जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वो 99% आपको देखने को मिलेगा। नाउ बात करेंगे टॉप लाइफ इंश्योरेंस बाय द नंबर ऑफ पॉलिसी, मतलब 30 दिनों के अंदर आपने कितनी पॉलिसीज के सेटलमेंट किए हैं, उसके अकॉर्डिंगली भी प्राइवेट और पब्लिक दोनों प्रकार की इंश्योरेंस कंपनी का डेटा लिस्ट किया है। तो अगर हम पहले बात करेंगे प्राइवेट कंपनीज के बारे में, तो प्राइवेट कंपनी में न्यू दिल्ली बेस्ड एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। इन्होंने 30 डेज में लगभग 19,500 पॉलिसीज को हैंडल किया है और इनका जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वो 99.79% है। फर्स्ट नंबर पे है एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और सेकंड नंबर पे एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। नाउ बात करते हैं यहाँ पर हम पब्लिक सेक्टर कंपनीज के बारे में। तो सबसे बड़ी जो पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी है वो एलआईसी है और एलआईसी ने 30 दिनों में लगभग 8 लाख पॉलिसीज के सेटलमेंट किए हैं और इनका जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वो 96.42% है। फर्स्ट नंबर पे एलआईसी है, सेकेंड नंबर पे आपको एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ ऐसी प्राइवेट कंपनीज हैं जहां पे क्लेम सेटलमेंट रेशियो 100% है। तो आपको ये चारों बैंक्स के नाम याद रखने हैं जहां पे क्लेम सेटलमेंट रेशियो मतलब सीएसआर 100% आपको देखने को मिलेगा। कौन कौन सा? कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, अगियास फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड आपको मिल जाएगा। नाउ बात करते हैं टॉप इंश्योरर बाय सीएसआर बेस्ड ऑन बेनिफिट अमाउंट, मतलब जो क्लेम सेटलमेंट तो आपने किया है, जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल हेल्थ इंश्योरेंस कराया था और मुझे इंजरी हो जाती है और मैं हेल्थ इंश्योरेंस के लिए क्लेम करती हूँ, तो मेरा क्लेम सेटलमेंट हुआ है, लेकिन कितना अमाउंट डिसबर्स हुआ है ये बात भी बोली गई है। तो 30 दिनों में यहाँ पर बोला जा रहा है एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस फर्स्ट नंबर पे है। इन्होंने 99.98% टोटल बेनिफिट अमाउंट पेड आउट किया है। एक्सिस बैंक सेकंड नंबर पे आपको मिल जाएगा। अब ये जो इरडई ने लिस्ट पब्लिश की है उसमें एक ऐसा बैंक है जिसको एक्सक्लूड रखा गया है, जिसको बाहर रखा गया है, उसका नाम है सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इसे बाहर रखा गया है इरडई की इस रिपोर्ट से, इरडई की इस रैंकिंग से। ठीक है, इतनी चीजें यहाँ तक मैटर क्लियर हो रहा है। अगर सारी बातें समझ में आ रही हैं तो एक बार लिंक को शेयर करना नहीं भूलेंगे। बहुत मेहनत लगती है आपके करंट अफेयर्स को रेडी करना, उसको कंपाइल करना, फिर उसको डिजाइन करना, पढ़ाना, तो लिंक शेयर करना तो बनता है। नेक्स्ट बात करेंगे बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन आर्मी के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है टू इनहांस रक्षक सैलरी पैकेज बेनिफिट। ठीक है, तो रक्षक सैलरी पैकेज बेनिफिट किसके बीच में हुआ है? बैंक ऑफ इंडिया के बीच में और आपका इंडियन आर्मी के बीच में हुआ है। जो अभी रिक्रूट हुए अग्निवीर से उनको भी इसमें शामिल किया गया है। इसमें क्या किया जाएगा? फ्री कंपनसेटिव आपको पर्सनल एक्सीडेंटल कवरेज 100 लाख रुपीज का और आपका जो एयर एक्सीडेंट कवरेज है वो 200 लाख रुपीज का प्रोवाइड किया जाएगा। नाउ बात करते हैं 6 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के।
तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को कब लॉन्च किया गया या किस सेक्टर को ये कैटर करती है। तो बेसिकली हमारे देश में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग काम करते हैं, उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंदर अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर को हम कवर करते हैं और हमारे देश का 50% जो जीडीपी आता है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर से आता है। ठीक है जी। अब इस स्कीम को हम 36 राज्यों में इंप्लीमेंट कर रहे हैं और जो टॉप 5 स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हैं जिन्होंने रजिस्टर किया है, वो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़ आपको देखने को मिलेंगे। हमारे देश का जो इंतरिम बजट है 2019, तब इस स्कीम को अनाउंस किया गया था। एक वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम है और इसके फंड मैनेजर एलआईसी आपको देखने को मिलेंगे। इसमें मिनिमम 3,000 रुपए की मंथली पेंशन अलॉट की जाती है। कोई भी वर्कर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता था, जिसकी एज 60 साल से ऊपर हो चुकी है और जिसकी फैमिली इनकम 15,000 रुपए से कम है, तो ऐसी फैमिलीज को कवर किया जाता है आपका प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंदर। ठीक है। इसमें कोई भी जो इंडिविजुअल है जिसकी एज 18 साल से लेकर अगर आप देखेंगे 40 साल के बीच में है, तो वो वॉलंटरी इन नेचर इस स्कीम को ज्वाइन कर सकता है। उसके बाद आपका जो प्रीमियम अमाउंट है वो वेरी करेगा कि कब आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। 55 रुपए से लेकर आप 2,000 रुपए तक यहाँ पे प्रीमियम पे कर सकते हैं और रिटायरमेंट के बाद आपको मंथली 3,000 रुपए यहाँ पे पेंशन प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है पोषण अभियान। तो पोषण का मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर ओवर रीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन अभियान। तो पोषण अभियान के रिसेंटली 7 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं और इस स्कीम को 2018 में लॉन्च किया गया था बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्रॉम द राजस्थान। 8 मार्च 2018 को पोषण अभियान की शुरुआत की गई थी। इसका पर्पस है हमारे देश में जितने भी बच्चे जिनकी उम्र 0 से लेकर 6 साल के बीच में है और प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उन सभी लोगों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए पोषण अभियान की शुरुआत की गई थी। और ये काम करता है अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें अगर हम स्टेट और यूनियन टेरिटरी के शेयर्स के बारे में बात करें तो 60:40 का शेयर है। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उसके लिए 90:10 का शेयर है और वो सभी यूनियन टेरिटरी जिसमें आपकी विधानसभा नहीं है उसमें 100% कॉन्ट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट का आपको देखने को मिल जाएगा। नाउ बात करते हैं सिप्री की रिपोर्ट के बारे में। सिप्री का फुल फॉर्म एग्जाम में पहले भी बना है, वापस से बन सकता है। सिप्री का मतलब होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये आपका सिप्री है। सिप्री बेसिकली एक थिंक टैंक की तरह काम करती है जो बताती है कि पूरे वर्ल्ड में कितने कौन सी ऐसी कंट्री जो इंडिजिनियसली आर्म्स को डेवलप कर रही हैं, आर्म्स को एक्सपोर्ट कर रही हैं, या कौन सी कंट्री है जो आर्म्स को इंपोर्ट करने का काम कर रही है। ये सारी बातें इस रिपोर्ट में पब्लिश की जाती हैं। तो इसमें बताया गया है कि इंडिया को ओवरटेक कर लिया है यूक्रेन ने। पहले इंडिया सबसे बड़ा इंपोर्टर था आर्म्स का और अब यूक्रेन सबसे बड़ा आर्म्स का इंपोर्टर बन चुका है। यूक्रेन का शेयर 8.8% है जबकि भारत का शेयर 8.3% है। थर्ड नंबर पे कतर आपको देखने को मिल जाएगा। नाउ बात करते हैं, ये तो इंपोर्टर के बारे में बात हो गई। नाउ बात करते हैं एक्सपोर्टर। सबसे ज्यादा आर्म्स को एक्सपोर्ट कौन करता है, तो अमेरिका करता है। अमेरिका का शेयर 43% है। अमेरिका के बाद फ्रांस है और फिर रशिया है। और रशिया ने ओवरटेक कर सॉरी फ्रांस ने ओवरटेक कर लिया है रशिया को। ठीक है, इतनी चीजें डन। तो इंडिया का जो आर्म इंपोर्ट है वो डिक्लाइन हुआ है बाय 9.3% कंपेयर टू 2015-19। और रशिया अभी भी हमारे देश का सबसे बड़ा सप्लायर, सबसे बड़ा इंपोर्ट आपको मिल जाएगा। और सेकेंड नंबर पे आपको मिल जाएगा फ्रांस, जहां से हम डिफेंस से रिलेटेड इक्विपमेंट्स को प्रोक्योर करने का काम करते हैं। अब इंडिया का जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, पाकिस्तान का भी जो इंपोर्ट है वो इंक्रीज हुआ है 61%। और सबसे बड़ा इनका सप्लायर चाइना है। अब पहली बार ऐसा हुआ है 1990 से लेकर 1990 से लेकर अभी तक पहली बार ऐसा हुआ है कि चाइना को इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। इसका ये मतलब नहीं है, मतलब चाइना सबसे बड़ा इंपोर्टर की लिस्ट से बाहर है, इसका ये मतलब नहीं है कि चाइना के पास वेपन नहीं है, क्योंकि चाइना अब इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए इंपोर्ट आपको कम देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। नाउ बात करते हैं एशिया और ओशिनिया रीजन में इंडिया, पाकिस्तान, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये कुछ कंट्री जो टॉप 10 लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर कंट्री आपको ग्लोबली देखने को मिलेंगी। और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर अमेरिका देखने को मिल जाएगा। फ्रांस ने ओवरटेक कर लिया रशिया को एज अ सेकेंड लार्जेस्ट आर्म एक्सपोर्टर। ठीक है जी, डन इतनी चीजें। बाकी आप यहाँ पे बाकी चीजें पढ़ सकते हैं और भी जो मैटर लिखा हुआ है। अब ऐसा कैसे हुआ कि भारत का इंपोर्ट डिक्लाइन हुआ है, ऐसा कैसे हुआ? तो भारत का बजट तो आया है, लेकिन उस बजट का 75% इस्तेमाल हमें इंडिजिनियस जो प्रोडक्ट्स हैं, जो भारत में निर्मित वस्तुएं हैं, उनको प्रोक्योर करने में करना है।
बजट जो आया था वो 6.21 लाख करोड़ रुपीस का था, डिफेंस बजट 2024-25 में। इसमें 75% हमें कैपिटल प्रोक्योरमेंट जो करनी है वो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर का करना है। इसके लिए सृजन पोर्टल को भी लॉन्च किया गया था। इसके अलावा अगर हम एफडीआई के बारे में बात करते हैं, तो एफडीआई जो है हमारे देश में वो 74% है अगर आप ऑटोमेटिक रूट से आते हैं, ठीक है। और 100% अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे गवर्नमेंट रूट से 100% एफडीआई देखने को मिल जाएगी। अगर भारत के टॉप 3 डेस्टिनेशंस के बारे में बात करें जहाँ पे इंडिया के बने हुए वस्तुओं को एक्सपोर्ट किया जाता है, यूएसए, फ्रांस और अर्मेनिया आपको देखने को मिलेंगे। भारत में 16 आपको डिफेंस पब्लिक सेक्टर कंपनीज भी देखने को मिल जाएंगी। सिप्री के बारे में बात करते हैं तो सिप्री एक ग्लोबल थिंक टैंक की तरह है जो कि एनालिसिस करता है अबाउट द ग्लोबल सिक्योरिटी और आर्म ट्रेड। अब यहाँ पे बात करते हैं, सिप्री का हेडक्वार्टर स्वीडन स्टॉकहोम में है और 1966 में इसका फॉर्मेशन किया गया था। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट है, बैंक ऑफ बड़ौदा लॉन्च फर्स्ट सेविंग अकाउंट फॉर वीमेन एनआरआई। अब यहाँ पे पहला पब्लिक सेक्टर बैंक बन चुका है बैंक ऑफ बड़ौदा, जो कि अकाउंट ओपनिंग परमिशन प्रोवाइड कर रहा है एनआरओ और एनआरई कस्टमर के लिए, वो भी महिलाओं के लिए। सो बैंक ऑफ बड़ौदा हैज लॉन्च अ स्पेशलाइज्ड सेविंग अकाउंट फॉर वीमेन एनआरआई, बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक टू ऑफर अ सच अ प्रोडक्ट। ठीक है, जिसमें महिलाएं एनआरई और एनआरओ अकाउंट्स को बीओबी में ओपन कर सकती हैं। इनकी प्रोसेसिंग फी को भी रिड्यूस किया गया है। इसके अलावा ये होम लोन के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, डेबिट कार्ड को कस्टमाइज कर सकती हैं, लॉकर को रेंट पे ले सकती हैं, कई सारे फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। 1908 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, वडोदरा गुजरात में इसका हेडक्वार्टर है। एमडी एंड सीईओ कौन है? देवदत्त चंद्र है। और चेयरमैन का नाम मुकेश कुमार बंसल आपको देखने को मिलेगा। कई बार एग्जाम में देखा गया है अलग अलग बैंक के चेयरमैन, एमडी या सीईओ से क्वेश्चन बने हुए हैं, तो जो भी न्यूज में होता है मैं डायरेक्टली आपको वहां पे पढ़ा देती हूँ जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी हो जाए। ठीक है, चलो अगली कहानी को समझते हैं। एक्सिस बैंक एग्जीक्यूट एयरक्राफ्ट फाइनेंसिंग डील फ्रॉम द गिफ्ट सिटी। तो पहली बार एक्सिस बैंक ने गिफ्ट सिटी से, पहला इंडियन बैंक है जिसने गिफ्ट सिटी से फाइनेंसिंग डील साइन की है, वो भी एयरक्राफ्ट के साथ। ठीक है, अभी तक जितनी भी डील होती थी वो मतलब कंपनी इस तरीके से गिफ्ट सिटी में नहीं होती थी। तो एक्सिस बैंक जो है वो पहला इंडियन बैंक है जो कि एयरक्राफ्ट फाइनेंसिंग डील कर रहा है, ट्रांजेक्शन कर रहा है थ्रू इट्स इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट गिफ्ट सिटी गुजरात। ये डील जो है वो कंप्लीट हुई है टाटा ग्रुप कंपनी के साथ में, और टाटा ग्रुप कंपनी जो है वो ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट्स को परचेस कर रही है। और जो ट्रेनिंग है, इन ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट की संख्या 34 है और इनको अमरावती महाराष्ट्र में डिप्लॉय किया जाएगा फॉर द ट्रेनिंग पर्पस। पहली बार ऐसा हो रहा है कि सभी स्टेक होल्डर, चाहे वो लेंडर हो, चाहे वो बोरोवर हो, लॉ फर्म्स हो, एजेंट्स हो, सारे एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पे आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक्सिस बैंक का फॉर्मेशन 1993 में हुआ था, मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है। चेयरमैन का नाम है राकेश मकीजा और एमडी सीईओ का नाम है अमिताभ चौधरी। नेक्स्ट है, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस लॉन्च सी तारा कैंपेन टू मार्क इंटरनेशनल वीमेंस डे। तो इंटरनेशनल वीमेंस डे को 8 मार्च को हमने मनाया, तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या किया था, एक कैंपेन की शुरुआत की थी जिससे 40 से ज्यादा कैंपेन्स को लगाया गया था, जिससे महिलाओं को पता चल सके अलग अलग प्रकार की बीमारियों के बारे में और किस तरीके से आपको बीमारी को पहचानना है और उससे फाइट करनी है। तो सी तारा हेल्थ कैंपेन की शुरुआत तमिलनाडु में हुई थी और इसकी शुरुआत किसने की थी? स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने की थी। द इनिशिएटिव एम टू रेज पीपल अवेयरनेस ऑफ प्रिवेंटिव healthcare solution and recruit more women as a insurance agent। बात क्लियर हो गई इतनी चीजें? डन। 1 सेकेंड। हाँ जी, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने 40 से ज्यादा किया था तमिल। तो यहाँ पे स्टार जो है वो भारत की इंश्योरेंस कंपनी है। ठीक है, डन चीजें। 1 सेकेंड। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट एक्सटेंड द फ्री इंपोर्ट ऑफ उड़द दाल टिल 31 मार्च 2026। अब उड़द दाल की इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी गई है, मतलब इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, फ्री इंपोर्ट किया जा रहा है 31 मार्च 2026 तक के लिए उड़द दाल का। उड़द दाल के अलावा ये जो अनाउंसमेंट की गई है वो किसने की है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने की है। इसके अलावा बातें बोली जा रही हैं कि यहाँ पर जो येलो पी है, येलो पी को ड्यूटी फ्री इंपोर्ट किया जाएगा और 10% ड्यूटी लगाई जाएगी मसूर की दाल पे। ठीक है, और ये फैसला किसने लिया है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लिया है। क्या लिया है फैसला? कि 10% इंपोर्ट ड्यूटी आपको देखने को मिलेगी मसूर दाल पे 31 मार्च 2025 तक, और साथ ही साथ ड्यूटी फ्री इंपोर्ट किया जाएगा येलो पी को। ना बात करते हैं उड़द दाल के बारे में। अगर हम पल्सेस के बारे में बात करें तो पल्सेस का सबसे ज्यादा कंजप्शन और प्रोडक्शन भारत में ही होता है। ठीक है, भारत में ही होता है। उड़द दाल का जो प्रोडक्शन 2023-24 में था वो $663 मिलियन का था। और म्यांमार सबसे बड़ा उड़द का सप्लायर आपको देखने को मिलेगा। म्यांमार के बाद सिंगापुर, थाईलैंड आपको मिल जाएगा।
ठीक है। इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है उड़द दाल का, और सबसे ज्यादा उड़द दाल का प्रोडक्शन एमपी में होता है। एमपी के बाद आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा येलो पी के बारे में तो इसमें भी आप देखेंगे कि ड्यूटी फ्री आपको कर दिया गया है 31 मई 2025 तक। येलो पी जो है वो सब्स्टिट्यूट है चना दाल का, और रशिया सबसे बड़ा सप्लायर है येलो पी का। 10% ड्यूटी लगाई गई है मसूर की दाल पे, और सबसे बड़े सप्लायर कनाडा और रशिया आपको देखने को मिलेगा। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लेंटिल या फिर मसूर की दाल का प्रोडक्शन किया जाता है। मध्य प्रदेश सेकंड नंबर पे, फिर वेस्ट बंगाल थर्ड नंबर पे आपको मिल जाएगा। नाउ बात करते हैं डिजिटल पेमेंट ट्रांजेक्शन ग्रो बाय द 46% फ्रॉम FY21-22 टू FY23-24। तो इसमें बताया गया है कि 2021-22 से लेकर 2023-24 के बीच में हमारे देश में जो डिजिटल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जो यूपीआई होते हैं, उनकी संख्या इंक्रीज हो चुकी है 46%। कितनी? 46% आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। और ये कंपाउंडली ग्रोथ हो रहा है। अगर बोला जाए तो 2021-22 में जो टोटल आपके डिजिटल ट्रांजेक्शन्स हुए थे, उनकी वैल्यूएशन 8,839 करोड़ थी, 8,800 करोड़ रुपीस। लेकिन अभी 2000 अगर हम बात करें 23-24 में जो टोटल डिजिटल ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, इनकी वैल्यू आपको ज्यादा देखने को मिल जाएगी। ठीक है जी। इसके अलावा यहाँ पे जो डिजिटल पेमेंट सर्विसेज के लिए आपकी ब्रांचेज हैं, ठीक है, उसके बारे में भी बात की गई है। होगा। आईआईटी बॉम्बे के एक पर्सन है जिनका नाम है उदय कुमार। उदय कुमार ने रुपए का साइन तैयार किया था। लेकिन अब यहाँ ये हिंदी को रजिस्ट करते हैं, साउथ के जो स्टेट होते हैं वो हिंदी भाषी नहीं होते हैं, और हिंदी भाषा को थोड़ा सा रजिस्ट करने का काम करते हैं। इसलिए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने को लीड कर रहे हैं वहाँ के सीएम एम के स्टालिन। और वहां पे इन्होंने जो तमिल वर्ड है रू, वहां से एक नया एक सिंबल बनाया है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और ये रिप्रेजेंट करेगा रुपए को। ठीक है जी। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट रिप्लेस द ऑफिशियल इंडियन rupee symbol with a Tamil letter रू इन द स्टेट बजट 25-26। और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर कौन है? एम के स्टालिन आपको देखने को मिल जाएंगे। ऑफिशियली रुपए का साइन जो है वो 2010 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट किया था, और इसे बनाया किसने? आईआईटी बॉम्बे के एक डिजाइनर उदय कुमार ने बनाया है। जिसमें रा का मतलब होता है देवनागरी, आपको देवनागरी और रोमन का ब्लेंड आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर ये दो जो लाइंस है ये आपके इंडियन फ्लैग को इंडिकेट करती है, साथ ही साथ इक्वलिटी को भी इंडिकेट करने का काम करती है। ठीक है जी। नेक्स्ट, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स बताता है कि दुनिया भर में किस देश में सबसे ज्यादा आतंकवाद है। तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में इंडिया 14 प्लेस पे है। ठीक है। इंडिया 14वें स्थान पर आपको देखने को मिल जाएगी, और ये 12th एडिशन आपको देखने को मिलेगा। तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स का 12वां संस्करण पब्लिश हुआ है। ठीक है। और इसे पब्लिश करने का काम इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमी एंड पीस ने किया है, जिसमें भारत 14वें स्थान पर मिल जाएगा आउट ऑफ 163 कंट्रीज। आउट ऑफ 163 कंट्रीज इंडिया 14 प्लेस पे आपको देखने को मिल जाएगा। बातें क्लियर हो रही हैं इतनी? ठीक है। डन। अब इसमें 5 अलग-अलग मतलब 5 सालों में देखा जाता है डेथ को, इंसिडेंट्स को, हॉस्टेजेस कितने लोगों को बनाया है, कितने लोगों को इंजरी हुई है, उसके अकॉर्डिंगली ये डेटा पब्लिश किया जाता है। इंडिया 14वें स्थान पे है। सबसे ज़्यादा टेररिज्म आपको बुर्किना फासो, पाकिस्तान और सीरिया में देखने को मिल जाएगा। ठीक है। इस्लामिक स्टेट जो है वो डोमिनेंस कर रहा है, जो साहिल रीजन है वो डोमिनेंस दिखा रहा है आपके टेररिज्म केसेस में। ठीक है। बुर्किना फासो फर्स्ट है, पाकिस्तान सेकेंड, सीरिया थर्ड, और इंडिया 14वें नंबर पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है इंडिया बिकम द टॉप सोर्स ऑफ द एफडीआई इनटू द दुबई। अब दुबई में जो सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जा रहा है वो इंडिया से जा रहा है, और इंडिया ने यूएसए, फ्रांस को और यूके को ओवरटेक कर लिया है। इस डेटा को पब्लिश करने का काम फाइनेंशियल टाइम्स लिमिटेड एफडीआई मार्केट डेटा ने पब्लिश किया है। और दुबई आपको देखने को मिलेगा वर्ल्ड लीडिंग डेस्टिनेशन फॉर ग्रीन फील्ड एफडीआई। वर्ल्ड के टॉप डेस्टिनेशन अगर हम देखेंगे तो जो ग्रीनफील्ड एफडीआई के लिए है, तो फोर्थ कॉन्जिक्यूटिव ईयर में आपको दुबई ही टॉप पर देखने को मिल जाएगा। इंडिया का जो परसेंटेज है वो 21% है, मतलब जो टोटल एफडीआई दुबई को रिसीव हो रहा है ना, उसका 21% कहाँ से आ रहा है? भारत से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट है, मुथूट माइक्रोफिन विंस डबल गोल्ड एट स्कॉच अवार्ड 2025। तो गुड गवर्नेंस के लिए स्कॉच अवार्ड दिया जाता है। मुथूट फाइनेंस को यहाँ पे गोल्ड स्कॉच अवार्ड दो अलग अलग कैटेगरी में दिया गया है। ठीक है, कौन कौन सी कैटेगरी है? पहला है कॉर्पोरेट एक्सीलेंस, बेस्ट कस्टमर एप्लीकेशन और डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन। सेकेंड है बेस्ट इंश्योरेंस स्कीम के लिए। ठीक है, यहाँ पे जो सीईओ है मुथूट माइक्रोफिन के, इनका नाम है सदफ सईद, और चेयरमैन स्कॉच ग्रुप के कौन है? समीर कोच्चर आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लियर इतनी चीजें? चलिए नेक्स्ट है, आरबीआई लॉन्च डिजाइन शाला। अब यहाँ पे हम अपने देश में फाइनेंस के सेक्टर में इनोवेशन लाना चाहते हैं, फाइनेंस के सेक्टर में जो स्टार्टअप्स हैं उनको बूस्ट करना चाहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, जो कि आपकी आरबीआई की एक सब्सिडरी है, इन्होंने डिजाइन साला इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, जिसका पर्पस क्या है? प्रमोटिंग फाइनेंशियल इनोवेशन थ्रू ह्यूमन सेंटर्ड डिजाइन। इसका अनाउंसमेंट या इसको लॉन्च करने का काम कब किया गया है? बिल्डिंग फॉर बिलियन जो इवेंट्स है वो बैंगलोर में हुआ था, और चेयरमैन और को फाउंडर है इन्फोसिस के, जिनका नाम है नंदन नीलकनी। इन्होंने इसे लॉन्च करने का काम किया है, डिजाइन शाला। अब यहाँ पे आरबीआईएच के बारे में बात हो रही है, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। ठीक है, अंडर द सेक्शन 8 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, तो कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के अंदर आरबीआईएच का फॉर्मेशन किया गया था, जिसकी इनिशियल कैपिटल और पेड अप कैपिटल अगर आप बोलोगे तो 100 करोड़ रुपीज आपको मिल जाएगी। ये आरबीआई की सब्सिडरी है और उसका फॉर्मेशन 2021 में हुआ था। सीईओ कौन है? राजेश बंसल आपको सीईओ देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, रेजर पे रिसेंटली लॉन्च इट्स पेमेंट सॉल्यूशन इन विच कंट्री आफ्टर इंडिया एंड मलेशिया। तो रेजर पे जो है अपना पेमेंट सॉल्यूशन लॉन्च कर रहा है सिंगापुर में। कहां पर लॉन्च कर रहा है? सिंगापुर में, इंडिया और मलेशिया के बाद। ठीक है, रेजर पे हम सभी को पता है एक लीडिंग फिनटेक कंपनी है। ठीक है, और अपना एक्सपांशन ही कर रहा है। सिंगापुर ने कहा है कि हम अपना डिजिटल जो पेमेंट्स है उनको प्रोजेक्ट किया है कि हम इसकी संख्या को डबल कर देंगे। मतलब $180 बिलियन के हमको क्या करने हैं? डिजिटल पेमेंट करने हैं 2029 तक। ये सिंगापुर का टारगेट है। क्लियर? तो ये आपके पूरे वीक के, पूरे 5 से 6 दिनों के, आपके जो पूरे वीक के बैंकिंग इवेंट्स के करंट अफेयर्स है वो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। अंत में एक छोटा सा क्वेश्चन है, हु सर्टिफाइड द नोट शॉर्टिंग मशीन एज पर द न्यू आरबीआई स्टैंडर्ड। आरबीआई के अकॉर्डिंगली आपका जो नोट शॉर्टिंग मशीन है उसको सर्टिफाई करने का काम कौन करता है? ये 5 आपको कंपनीज या 5 एजेंसीज ऑर्गेनाइजेशंस देखने को मिल रही है। जो भी सही आंसर लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्लियर है जी? बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और पीडीएफ के लिए आप पूजा 10 क्लासेस एप्लीकेशन को विजिट करके वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा मंथली कंपाइलेशन भी चल रहा है, तो फरवरी मंथ के आप मंथली कंपाइलेशन को भी देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।